हम लोग देख रहे हैं मेसोलिथिक एज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लोअर मिडिल अपर। अपर मीन्स पैलोलिथिक एज जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आज मेसोलिथिक। अब माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसका नाम अब मेसोलिथिक क्यों है, मीन्स इसका नाम बदला क्यों गया। पैलोलिथिक में ही और ज़्यादा कैटेगराइजेशन हो जाता, इसका रीजन बदलने का। अब जो है पूरा का पूरा फेज जो है बदलेगा। कैसे बदलेगा? ये मेसोलिथिक एज को कहा जाता है ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज मतलब, अब बोलेंगे कि ट्रांजिशनल फेज इंग्लिश वर्ड है, नहीं समझ में आया तो इसका हिंदी बताते हैं, संक्रमण कालीन। तो क्या संक्रमण कालीन समझ में आ गया? नहीं आया होगा। हमारे टीचर बोलते थे कि वर्ड का भेद नहीं है, कि हम लोग को याद नहीं है, समझ का है। समझ में आ गया मीन्स क्लैरिटी बन गया। तो ट्रांजिशनल फेज का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज के बीच का बदलाव। जैसे हम लोग कोई मान लीजिए दो कलर मिक्स करते हैं तो क्या सडनली बदल जाता है? तो कलर बदल जाता है, उसके बीच में ना एक फेज आता होगा जब चीजें बदलती होंगी, उसी फेज को बोला जाता है ट्रांजिशनल फेज। बदलने का जो अवधि होता है ना उसके बीच में। जैसे कि और क्लियर हो जाएगा, पैलोलिथिक में क्या था, सबका मेन मोटिव क्या था पैलोलिथिक एज में? हंटिंग और गैदरिंग। हंटिंग और गैदरिंग, शिकार करना और खाना जमा करना, उसी को खाना। खत्म हुआ, फिर माइग्रेट कर गए। लेकिन मेसोलिथिक के बाद जो है एक एज आएगा जिसको बोलेंगे हम लोग नियोलिथिक। नियोलिथिक में क्या होगा? एग्रीकल्चर मतलब खेती इकोनॉमी, नियोलिथिक एग्रीकल्चर इकोनॉमी। उस टाइम अभी हम लोग सिर्फ पशुपालन वगैरह यही सब कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, लेकिन खेती अब धीरे धीरे लोग सीख जाएगा। तो जब खेती प्रॉपर तरीके से सीख के एकदम भंडारण वगैरह रखना करना, व्यापार टाइप का ये सब जो स्टेज आ जाएगा, मीन्स बोलने जाए तो प्रॉपर खेती एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से वो जब होने लगेगा तो उस एज को हम लोग न्यूलिथिक एज बोल देंगे। न्यूलिथिक एज में ये प्रॉपर तरीके से खेती वगैरह होने लग जाएगा। तो क्या ऐसा हुआ होगा कि अभी अचानक से शिकार कर रहे हैं, इस साल में अचानक से शिकार वगैरह कर रहे हैं और वो जस्ट अगले साल तुरंत से सबका एग्रीकल्चर वगैरह करने लग गए, तुरंत ट्रांजिशन फेज आ गया? ऐसा तो नहीं है, उसके बीच में कुछ फेजेस आया होगा, कोई ट्रांजिशनल फेज आया होगा। मैं ट्रांजिशनल फेज क्या, एक टाइम में पता, ये एक दिन का बात नहीं होता था, 100 सालों तक सीखने, मतलब ये जो फेज बदलता है ना वो 100 सालों में बदलता था। एंड जैसे कि 10-20 साल में कुछ एक्सपीरियंस ये लोग गेन किया कि ऐसे होगा खेती, ऐसे करते करते 100 सालों से भी ज्यादा वक्त लगता था एक फेज से दूसरे फेज में आने में। मीन्स ये लोग खेती क्या एक दिन में सीखा होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब प्रॉपर तरीके से सीख गया तो उस एज को न्यूलिथिक बोल दिए। लेकिन जब पैलोलिथिक में बिल्कुल नहीं जानता था और न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर जान गया, इसके बीच का जो फेज है जब ये लोग सीखा, कहीं जान रहा हो कहीं नहीं जान रहा हो, ऐसे करके जो सीखने का दौर था उसी को बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। और इसी ट्रांजिशनल फेज को बोला जाता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे, कुछ खेती सीख गए होंगे, कुछ शिकारी कर रहे होंगे, मीन्स कहीं सीखे कहीं नहीं सीखे, कोई एक दूसरे से सीख रहे, कहीं दूसरी जगह सीखा वहां से इंफॉर्मेशन पहुंचा यहाँ सीख रहे। मीन्स एकदम पूरा तरह से ट्रांजिशन बदल रहा है, बदल गया नहीं बदल रहा है, लेकिन न्यूलिथिक में बदल गया होगा। तो ये आगे आएगा, मीन्स हम लोग ट्रांजिशन फेज पढ़ रहे हैं। तो वो बोलेंगे मेसोलिथिक एज को बोला जाता है ट्रांजिशन फेज बिटवीन पैलोलिथिक हंटिंग गैदरिंग। मतलब पैलोलिथिक एज में जो हंटिंग गैदरिंग था इसको, ये जब न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर वगैरह सीख जाएगा, ये दोनों के बीच का जो फेज है उसको बोला जाता है मेसोलिथिक एज। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसका नाम बदला क्यों। पैलोलिथिक में ये था, न्यूलिथिक में ये, अब मेसोलिथिक में ट्रांजिशन फेज। तो तीनों को कैटेगराइज किया गया है सहूलियत के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस एज में ही प्लीस्टोसिन एज का अंत हो गया था। प्लीस्टोसिन एज का अंत मीन्स, प्लीस्टोसिन का मीनिंग बताए थे आइस एज। इसी टाइम में प्लीस्टोसिन का अंत हो गया था, एंड ऑफ प्लीस्टोसिन। प्लीस्टोसिन का मतलब हम याद है बताए थे स्टार्टिंग में, स्टोन एज के टाइम में ही बताए थे कि आइस एज चल रहा था। तो आइस एज को ही बोला जाता है प्लीस्टोसिन। बर्फीला जो वातावरण क्लाइमेट था ना पूरी तरह से, उसी को प्लीस्टोसिन बोला जाता है। अब धीरे धीरे इस चीज का अंत होगा, तभी तो धीरे धीरे गर्म वातावरण आएगा और तभी तो धीरे धीरे बारिश आएगा और तभी तो एग्रीकल्चर सीखेगा ये लोग, मतलब खेती करना सीखेगा। तो प्लीस्टोसिन का यहाँ पे अंत हो गया।
अंत हो नहीं गया, अंत होते जा रहा था और धीरे धीरे होलोसिन की शुरुआत हो रही थी। होलोसिन का मतलब गर्म वातावरण, धीरे धीरे गर्म की ओर बढ़ना और बारिश वगैरह का आना, तो इसी को बोला जाता है होलोसिन एज, गर्म वातावरण बोल सकते हैं। तो इसका धीरे धीरे अंत हो रहा था और इसका धीरे धीरे शुरुआत हो रहा था, और यही होलोसिन जो अभी तक चल रहा है। अभी जो हम लोग का वातावरण गर्म है, बारिश है, यही वाला यहाँ से स्टार्ट हो गया था और आज तक चल रहा है। ये समझ में आ गया। क्लाइमेट, वातावरण क्या था, वही सेम बात है कि आइस एज का अंत और गर्म वातावरण की शुरुआत, पर अलग अलग जगह अलग मौसम। मीन्स हम बोले ये ट्रांजिशनल फेज है, इसमें ऐसा नहीं हुआ कि इस साल में आइस एज था और अगले साल में ही जस्ट हो गया होलोसिन एज, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हो रहा था, कई जगह पे धीरे धीरे गर्म हो रहा था, कई जगह अभी भी ठंड था, कई जगह मीन्स कहीं ट्रांजिशनल फेज में क्या होता है, अचानक से नहीं, कई सौ सालों में धीरे धीरे बदल रहा था। तो इसीलिए ये आइस एज का अंत हो रहा था और इसका शुरुआत हो रहा था, बट ऐसा नहीं कि सडनली हो गया था। अलग अलग जगह अलग अलग मौसम थे, और वो अलग अलग कौन से जगह पे कैसे मौसम थे ये हम इसका टेबल बना देंगे। बस फिलहाल समझिए क्लाइमेट कैसा था, आइस एज का अंत और वातावरण का शुरुआत, गर्म वातावरण का शुरुआत, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम था। तो आइए हम लिखना भूल गए थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम था। जैसे कि बिरभानपुर में सुखाड़ बहुत ज्यादा हो गया था, डिडवाना में जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे वर्षा अत्यधिक हो गया था, और पूर्वी ईस्टर्न मतलब पूर्वी पूर्वी मध्य प्रदेश में नमी और गर्मी दोनों तरह का चल रहा था। मीन्स ये तीन लोकेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये तीनों पे अलग अलग फेजेस था, अलग अलग दिशा में है और अलग अलग फेजेस में, यहाँ पे सुखाड़ ज्यादा, या वर्षा ज्यादा, या नमी ज्यादा, मीन्स हर अलग। अब सब जा रहा था गर्मी की ओर, लेकिन धीरे धीरे कहीं किसी तरह कहीं किसी तरह से। ये हो गया अलग अलग लोकेशन का। आई थिंक मौसम क्लाइमेट पूरा हो गया। इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी कैसा था। हंटिंग और गैदरिंग, शिकार और खाना को जमा करना, ये अभी भी प्रमुख था। मीन्स अभी भी यही चल रहा था, हंटिंग एंड गैदरिंग अभी भी टॉप पे था, ये करना इसका मेन मोटिव था। बट साथ ही साथ फिशिंग, मछली पकड़ना, पशुपालन मीन्स एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये भी स्टार्ट हो गया था एकदम प्राइमरी, इस पे पूरा डिपेंडेंट होके पूरा बढ़िया से करने लग जाना, ये नहीं हुआ था, लेकिन साथ साथ सीख गया था ये सब। पशुपालन, एनिमल डोमेस्टिकेशन और फिशिंग, ये दोनों भी साथ साथ होने लगा था, लेकिन प्राइमरी क्या था, अभी भी प्राइमरी यही है, हंटिंग एंड गैदरिंग। इस एज में बोला जाता है कि हम लोगों को पशुपालन की तरफ कदम बढ़ाया, और प्लांट कल्टीवेशन का भी प्रमाण मिला है। इस एज में पशुपालन की तरफ अपना कदम लोग बढ़ा चुका है, और साथ ही साथ बहुत जगह पौधों मतलब खेती का भी प्रमाण मिला है। मतलब प्लांट कल्टीवेशन का मतलब जैसे एनिमल का डोमेस्टिकेशन, वैसे प्लांट को उपजाना मीन्स खेती करना, इसका भी प्रमाण धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो गया था इस फेज में। मीन्स पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि एक ट्रांजिशनल फेज ही चल रहा था, मीन्स बदलाव की ओर बढ़ रहा है मेसोलिथिक में। तो वो जो साइट्स बोले हम कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का मौसम, अलग अलग तरह का चीजें हो रहा था, मीन्स ट्रांजिशनल फेज चल रहा था, तो वो सारा साइट्स का लिस्ट ये रहा। मीन्स प्रमुख आश्रय मेसोलिथिक साइट्स, मेसोलिथिक टाइम का वो साइट्स वगैरह आश्रय, ये रहे, ये साइट्स है, और ये स्टेट अभी के टाइम में किस राज्य में ये जगह मतलब लोकेट करता है। एविडेंस मीन सबूत क्या है। बागर नाम का जगह अभी के टाइम में राजस्थान में है, यहाँ पे प्लांट कल्टीवेशन हो रहा था इस टाइम में, और एनिमल डोमेस्टिकेशन। प्लांट कल्टीवेशन मतलब खेती का शुरुआत होना, मीन्स पौधा वगैरह खुद का उगाना, अनाज उपजाना, और एनिमल डोमेस्टिकेशन पशुपालन, ये बागर में जो कि राजस्थान में है, ये यहाँ पे हो रहा था। बेलान वैली में और चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भी सेम चीज हो रहा था, प्लांट कल्टीवेशन और एनिमल डोमेस्टिकेशन। लोथेश्वर एंड रतनपुर यहाँ पे जो कि गुजरात में है, वो कैटल डोमेस्टिकेशन हो रहा था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बोले ना हर वो साइट याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैटल डोमेस्टिकेशन से कहाँ दिखा गया है, मतलब बछड़ा का जो है, कैटल मतलब बछड़ा, गाय वगैरह का, बैल वगैरह ये सब पालना, ये कैटल डोमेस्टिकेशन लोथेश्वर और रतनपुर में देखा गया जो कि गुजरात में है। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है।
आदमगढ़ जो कि अभी का मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन हो रहा था। मिर्जापुर जो कि यूपी में है, वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो गया जैसे फिर कि पॉटरी, मटका का प्रमाण मिला। मटका बनाने का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला? मिर्जापुर में, यूपी में, मेसोलिथिक एज में। इसके बारे में लोग आगे जानेंगे कि मटका का बहुत ज़्यादा महत्व बन जाता है बाद में, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगता है। समझ रहे हैं? उस टाइम में जब लोगों को अच्छे से खाना बनाना तक नहीं आता हो, उस टाइम में लोग मटके वगैरह बनाने लगे हैं। कितने डेवलप हो चुके हैं कि सामान वगैरह रखने का जगह बन जाएगा और बहुत तरह की चीज़ों का डिजाइनिंग वगैरह मटका आ जाएगा, आगे देखेंगे। बट पॉटरी का जो प्रमाण है कहाँ मिला हम लोग को? पहले मिर्जापुर में जो यूपी में है। फिर दमदमा एंड महदहा जो कि यूपी में है, वहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ब्यूरियल साइट्स मिले हैं, कब्रिस्तान मिले हैं हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे दमदमा और महदहा में जो कि यूपी में है, कब्रिस्तान मिले हैं। और ऐसे मिले हैं जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ कि अब लोग सामाजिक और रीति रिवाज टाइप का चीज स्टार्ट कर चुका है, सोशल एंड रिचुअल्स, सांस्कृतिक टाइप का चीज, जिसमें ऐसा जब होने लगेगा इसका मतलब क्या, लोग अब एकजुट होकर रहना स्टार्ट करेंगे। भीमबेटका वही एमपी में, मध्य प्रदेश में, यहाँ अभी भी गुफाओं में, रॉक सेल्टर, पत्थर के नीचे गुफाओं में रहना जारी है। ये रहा कुछ इंपोर्टेंट साइट्स, और यहाँ पे क्या क्या हो रहा था वो मैंने इंपोर्टेंट बता दिया है साइट्स। नेक्स्ट देखते हैं टूल के बारे में। मेसोलिथिक टूल्स का बात करते हैं, किस तरह के औजार यूज हो रहे थे। तो अब टूल्स जो यूज होने लगे थे वो होने लगे थे माइक्रोलिथ्स टूल, ये याद रखना है। माइक्रो का मतलब छोटा और लिथ्स का मतलब पत्थर। अब छोटे पत्थर को एकदम अच्छे से शेप दे के शार्प बना के एकदम टेक्नोलॉजिकल तरीके से यूज किया जाने लगा था। कैसे? इसका साइज होता था ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच, एकदम धारदार शार्पर, और लकड़ी का हैंडल के साथ, मीन्स एकदम प्रॉपर हथियार टाइप का यूज होने लगा पत्थर का। टेक्नोलॉजी मतलब इनहेंस हो गया, माइक्रोलिथ्स का यूज होने लगा। मटेरियल कौन सा यूज होता था? क्वार्टिजाइट, चार्ट, जैस्पर, अगेट, ये सब मटेरियल यूज होता था। इसका यदि दिक्कत हो जानने में किस तरह का मटेरियल था तो सर्च करके वगैरह देख लीजिएगा क्या मटेरियल होता है, ये इसका हिंदी क्या होता है, बस इतना जाना ये मटेरियल्स यूज होता था, याद कर लेना। जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स, कुछ माइक्रोलिथ्स मिले जो कि एकदम शेप्ड दे के तैयार किए गए थे और कुछ बिना शेप के, जैसे कि कुछ जो एकदम शेप में थे उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स। जैसे कुछ त्रिभुजाकार, रोम्बॉइड शेप, समचतुर्भुजाकार, ट्रायंगुलर, ऐसे सब चारों तरफ से बराबर शेप का, ट्रेपिजॉइड्स मतलब इस शेप का, मतलब संबल चतुर्भुज। एकदम रटना नहीं है, बस पता होना चाहिए इस टाइम में कैसे इनहेंस हो रहा था, लोग किस तरह का टूल्स वगैरह मतलब शेप दे दे के हथियार बनाने लगा था। त्रिभुजाकार, समचतुर्भुज और सबलम चतुर्भुज, इस तरह का शेप्स का माइक्रोलिथ्स टूल को बोला जाता है जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स। और नॉन जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स ये वही टूल थे जो कि अपर पैलियोलिथिक एज में यूज हो रहे थे, जैसे स्मॉल ब्यूरिन्स, पॉइंट्स, स्क्रैपर्स बताए थे अपर पैलियोलिथिक में इस तरह का, जिससे कि पॉइंट नहीं बताए थे कि ऐसे टाइप का होता है जिसका पॉइंट से फेंक के मारने के लिए यूज होता था, जैसे कोई शेप, स्पेसिफिक शेप नहीं होता था। तो ये अपर पैलियोलिथिक काइट टूल सभी में यूज हो रहा था, जो कि नॉन जियोमेट्रिक हो गया, और ये जियोमेट्रिक जो कि शेप दे के अच्छे से तैयार किया गया था। तो ये हो गए टूल्स। अच्छा, कुछ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, इतना छोटा छोटा चीज़ पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आगे पढ़ते पढ़ते हम टेस्ट लेंगे हर एक सेक्शन का, तो जब टेस्ट लेंगे तो वो टेस्ट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए रहेंगे वही क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो उस क्वेश्चन को बनाते बनाते आपके माइंड में पता चलने लग जाएगा धीरे धीरे कि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो जिस टाइप का पूछेगा क्वेश्चन वही याद करना है, और जो नहीं पूछेगा उसको याद करने का नीड नहीं है। मीन्स सबसे ज़्यादा टेस्ट लगाना है, क्वेश्चन हम कुछ दिन प्रोवाइड करेंगे। मीन्स अब मेसोलिथिक फिनिश होता है, नेक्स्ट हम लोग न्यूलिथिक देखेंगे, न्यूलिथिक के बाद चालकोलिथिक देखेंगे। मेसोलिथिक खत्म, इसको रिवीजन कर लीजिए।